Okay, today's topic is how do metals and non-metals react. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, अपना टॉपिक है ये। अपन को देखना है इसका बेसिक। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का एक बेसिक आपको पता है और आप पढ़ते आए हो हमेशा, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। वो ये है कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स का रिएक्शन आप जब भी देखते हो तो किस टाइप के कंपाउंड बनते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव होगा तो मेटल होगा, नेगेटिव होगा तो नॉन मेटल होगा। यूजुअली मेटल में कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव, और नॉन मेटल में होता है नेगेटिव। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि NaCl हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम अभी तुमने बोल दी मेटल प्लस नॉन मेटल जो आयनिक कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं, ठीक, दोनों ही A और B अगर नॉन मेटल हैं, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब कि कोवेलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है? अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, आयनिक बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब चाहे ये आयनिक कंपाउंड हो चाहे कोवेलेंट कंपाउंड हो, ये कैसा बॉन्ड है, किस टाइप का इनके बीच में बॉन्डिंग है, इस टाइप की बॉन्डिंग को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। ये एक्चुअली में है क्या? केमिकल बॉन्ड है इनके बीच में। अब कैसा टाइप का केमिकल बॉन्ड है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट या हम कौन सा एटम ले रहे हैं। ठीक है, मेटल ले रहे हैं, नॉन मेटल ले रहे हैं, तो इस टाइप के हम बॉन्डिंग को बोल सकते हैं। ये क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। जो भी कुछ है, जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, उनके बीच में क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अगर सिंपल से पूछें कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज कुछ नहीं, नथिंग, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स है जो कि दो एटम को साथ में ज्वाइन करके रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या तो वो दो ऑपोजिट का एटम्स के बीच में हो सकता है, ये दो ऑपोजिट आयंस के बीच में हो सकता है, ये दो नॉन मेटल के बीच में हो सकता है। कुछ होता है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, ये कुछ केमिकल बॉन्ड ऐसे फॉर्म होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या गेन करके कंपाउंड बनाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो शेयर करके बनाते हैं। तो ये दो कैटेगरी आपको पढ़ना है। ये बेसिक सी चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल और नॉन मेटल रहेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम कैसे पता करें मेटल नॉन मेटल क्या है, उसके लिए भाई साहब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यू शुड हैव टू लर्न योर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ऐसा क्या लर्न, मतलब क्या करना है आपको, एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि मेटल के ऊपर कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, अभी जनरल में बता रही हूँ आपको। तो ये हो गया केमिकल बॉन्ड, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और हम बात करते हैं इसके बारे में, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। आपने ये टर्म हमेशा सुना होगा, कुछ टर्म मैं भी डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद अपन इसको एक एक करके उठाएंगे, क्योंकि अपन ये बोल रहे हैं कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, हमको ये चीज पढ़ना है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। ये टर्म जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, इनर्टनेस क्या होता है? इनर्टनेस का मतलब देखो, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है पीरियोडिक टेबल कहाँ से कहाँ 1 to 18 तक एंड होता है। ठीक है, अगर उसकी नंबरिंग देखो आप, तो ये जो 18th ग्रुप है आपका, 18th ग्रुप, जिसे क्या कहा जाता है? नोबल गैस कहते हैं। दिस इज नोन एज नोबल गैस। क्यों इसका नाम नोबल गैस रखा गया? इसको इनर्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर्ट एटम भी बोलते हैं। तो इसका इनर्ट ये सब कहने का रीजन क्या है? नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस, अगर नोबल गैस वर्ड आ रहा है, हम ये अगर बोल रहे हैं कि नोबल गैस है, नोबल गैस है। ठीक है, तो नोबल गैस है, या हम बोल सकते हैं ग्रुप 18, पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप जो है वो क्या है? नोबल गैस है। ये कैसे होते हैं? इनर्ट गैसेस होती हैं, इनको बोला जाता है ये इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है, लेट मी राइट द नेम, आई एम राइटिंग द सिंबल। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। काउंट कर लो, 6 है। 6 नोबल गैसेस होती हैं। कभी कभी लोगों को ये चीज पता नहीं रहती है, 6 नोबल गैस। ठीक है, 6 नोबल गैस होगी।
6 नोबल गैस हम बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोल रहे हैं ये इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस का मतलब सिंपल सही होता है, अगर हमने इनर्ट वर्ड यूज कर दिए हैं उसका मतलब होता है कि वो अनरिएक्टिव है। नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि नॉन रिएक्टिव होता है मोस्टली। मोस्टली क्या क्यों होता है नॉन रिएक्टिव होने का कारण है, इसे हम बोल दी इनर्ट गैस है, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है दिमाग में, इनर्ट गैस हम क्यों बोल रहे हैं? इनर्ट गैस हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती हैं। क्यों अनरिएक्टिव होती हैं ये भी मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। क्लियर, ये टर्म हम यूज कर रहे हैं, अनरिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी एटम अगर वो नॉन रिएक्टिव है, अगर वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों वो रिएक्ट नहीं हो रहा है? नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं होती हैं? उनका रिएक्ट ना होने का एक सिंपल सा रीजन क्या होता है कि वो स्टेबल होती हैं। सो नोबल गैसेस क्या है? अनरिएक्टिव है। ये जो टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको ध्यान से आप समझ लो अच्छे से कि अनरिएक्टिव वर्ड या अनरिएक्टिव टर्म जो है अपन या नॉन रिएक्टिव वट एवर टर्म यू वांट टू यूज यू कैन यूज। हम अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसको यूज करने का सीधा सा कारण ये है कि जो नोबल गैस है वो क्या होती हैं? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती हैं। दे आर वेरी स्टेबल, स्टेबल नहीं बोलना चाहिए, वेरी स्टेबल। स्टेबल होने की वजह से उन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, या नोबल गैसेस उनका नाम रखा गया। इनर्ट गैसेस जो हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? दूसरा क्वेश्चन आता है, वो इसलिए रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि वो क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल टर्म हम यूज करते हैं? देखो केमिकल बॉन्डिंग हो, केमिकल रिएक्शन हो या पूरी केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री इसलिए हो रही है या केमिकल रिएक्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एटम को या रिएक्शन में क्या होना है? स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी गेन करना है उनको। एक ही उद्देश्य, एक ही मोटो होता है केमिकल रिएक्शन का, ये सबका, कि टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, केमिकल रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी, राइट, ठीक है। तो क्योंकि इनर्ट गैस क्या है? बहुत ही रिएक्टिव है, सिंपल सी बात है, सॉरी अनरिएक्टिव है, और तो क्या है? वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल जब हम बोल रहे हैं, दो कंडीशन हम इनर्ट गैस में देखते हैं, दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हमको मोस्टली देखने को मिलता है, आप हमेशा पढ़ोगे। एक ड्यूप्लेट वाली कंडीशन होती है और एक ऑक्टेट वाली कंडीशन होती है, ठीक है। और यही दो कंडीशन सारे एटम चाहते हैं कि हमारे पास हो, और ये अगर दो कंडीशन होगी तो वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, कौन से शेल में? के शेल में, ड्यूप्लेट, जिसको ड्यूप्लेट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और या तो फिर क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। अगर बाहर वाले शेल में, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो क्या है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब कि वो स्टेबल है, खत्म, मत आगे वो रिएक्शन के लिए प्रोसीड ही नहीं करेगा। कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड रिएक्शन के लिए तभी प्रोसीड करता है जब वो स्टेबल नहीं होता है। जब वो स्टेबिलिटी ऑलरेडी गेन कर चुका है तो उसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? ड्यूप्लेट, दिस इज नोन एज ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि मैंने बोला 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाले शेल में। वो बाहर वाला शेल कोई भी हो सकता है, के भी हो सकता है, के तो हो ही नहीं सकता, एल हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ और ड्यूप्लेट बोल रही हूँ तो इसका मतलब कि कोई दूसरे शेल प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ के शेल होगा, ठीक है, जैसे कि हीलियम के केस में होता है। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक, अगर इसके लिए अपन नोट पॉइंट लिखे तो अपन ये लिख सकते हैं कि नो अदर शेल्स आर प्रेजेंट इन द एटम, दैट मीन्स ओनली के शेल इज प्रेजेंट, सिर्फ के शेल ही प्रेजेंट है, ठीक बात। ये हो गई आपका इनर्ट गैस। फिर से आई एम रिपीटिंग द सेंटेंसेस कि इनर्ट गैस बोलने का अपना मेन मोटो क्या है? इनर्ट गैस मतलब या नोबल गैस जिसको हम बोलते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट है, ये सारे के सारे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हैं या रिएक्टिव एलिमेंट है, वॉट एवर टर्म यू यूज। क्यों रिएक्ट ऐसे हैं ये? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है ये? स्टेबल इसलिए है क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, या बोलने से इनकी जो कंडीशन है वो पूरी क्या हो चुकी है? फुलफिल हो चुकी है, स्टेबल हो चुके हैं, इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या इनर्ट होते हैं। ये इसका सिंपल सा आंसर ही आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसका एक और बेसिक चीज है कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, ठीक है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं, क्या रीजन है होने का, क्यों होना जरूरी है क्या, ठीक है। तो लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज
कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, या हम बोल सकते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है। ठीक है, एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं, देखो केमिकल बॉन्डिंग, या मैं एक और टर्म यहाँ पे यूज कर दूं तो ज्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सिंपल सा एक छोटा सा चीज मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि एटम्स जो हैं वो इसलिए कंबाइन होते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑब्टेन करना रहता है, राइट। एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं, अगर मैं इतना लंबा सेंटेंस यहाँ सिंपल सा बोले तो एटम्स कंबाइन इसलिए होते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी गेन करना है, स्टेबल होना चाहते हैं वो। और वो कब स्टेबल होंगे, वो स्टेबल होंगे जब उनके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन होगा, 18th ग्रुप के जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ड्यूप्लेट वाली कंडीशन होगी या ऑक्टेट वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो एटम जो है, एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए व्हाई डू एटम्स कंबाइन, तो उसका आंसर आपका होगा, ठीक है, सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, because they want to achieve the inert gas electron arrangement configuration and become stable। ठीक है, एटम इसलिए कंबाइन होना चाहते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। और ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब उनका कॉन्फ़िगरेशन या जब उनका अरेंजमेंट या जब उनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी जाके वो क्या होंगे, स्टेबल हो पाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कब स्टेबल होंगे, एटम क्यों कंबाइन होते हैं, क्योंकि उनको ये वाली कंडीशन चाहिए, इनर्ट वाली। ठीक है, और इनर्ट कंडीशन क्या होती है, जब भी हम इनर्ट टर्म बोले तो मतलब कि क्या है, वो रिएक्टिव नहीं है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। क्या है वो, या तो उनके पास ऑक्टेट वाली कंडीशन या तो उनके पास ड्यूप्लेट वाली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो वो स्टेबल है। ठीक है, तो हर एक एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन रख सके, इनर्ट की तरह कॉन्फ़िगरेशन रख सके। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसका स्प्लिटिंग जो आप लिखते हो ना 2 8 18 करके। ठीक है, तो हर एटम के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, या अपना कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह रख सके। ठीक है, ठीक है, तो हर एटम के पास ये टेंडेंसी है कि वो क्या करे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके और स्टेबल हो सके। और उनके पास 3 तरीके हैं, 3 तरीके से ये पॉसिबल है। देयर आर 3 ways थ्रू विच एवरी एटम और ईच एटम कैन ऑब्टेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। वो 3 जो उनके तरीके हैं, 3 ways जो हैं, वो क्या क्या हैं वो आप देख लो। फर्स्ट इज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या तो एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा है बाय गेनिंग, या तो वो ले ले, एक तो वो दे दे या तो ले ले, ये वाली दोनों वाली कंडीशन है, दे दो या ले लो, स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, जरूरत से ज्यादा होना भी नुकसानदायक, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और तीसरा होता है बस शेयरिंग, शेयर कर लो भाई, तुम भी रख लो हम भी रख लो। ठीक है, तो शेयरिंग वाली कंडीशन। देयर आर 3 पॉसिबल वेज थ्रू विच एटम कैन ऑब्टेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो 3 वेज आपके सामने हैं। इसी को हम अलग अलग बॉन्डिंग का नाम देते हैं, अलग अलग चीजों का नाम देते हैं, ये आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 बेसिक चीजें क्या है, या तो जो है एटम वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, लूज करना, डोनेट करना, ये सब एक ही टर्म है। ठीक है, या तो वो क्या कर ले, गेन कर ले, या आप ऐसा टर्म पढ़े होगे कि वो क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, गेनिंग एक्सेप्टिंग दोनों एक ही चीज है। ठीक है, शेयरिंग का शेयरिंग है, सॉरी। ठीक है, या तो वो शेयर कर ले। अब ये जो 3 वेज हैं, ये 3 वेज के क्या हैं आपके, आप इसी के बेसिस पे क्या पढ़ोगे, बॉन्डिंग पढ़ोगे, किस टाइप की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो हम इसकी आप, क्योंकि हमको आपको बॉन्डिंग समझना है कि कैसी टाइप की बॉन्डिंग होगी, उसके पहले आपको क्या समझना जरूरी है कि आयंस क्या होते हैं, क्योंकि मैंने ये टर्म यूज कर दी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन वाली अगर कंडीशन आ गई है तो आपको पता होना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं, तभी आप आगे कुछ और समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, एक नोट पॉइंट मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कभी भी आपको अगर ये टर्म आए, वैसे तो बहुत लोगों को पता ही है, बहुत के सबको पता, लेकिन फिर भी नोट पॉइंट आपके लिए, जो वैलेंस टर्म यूज करते हैं अपन, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं अपन, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब है आउटर, सबसे आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ इसका स्ट्रक्चर, तो ये
इतने मान लो आपने इस एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ की, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि आपका आउटर शेल या वैलेंस शेल कहाँ है, तो ये वाला है, आखिरी वाला। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। KLM जो भी, अगर KLM में अगर ये पूछूं मैं, आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, K लिखा है, L लिखा है, M लिखा है, तो इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, बाहर वाला M, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी आप समझ पाओगे कि कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है। आयंस क्या है? बहुत ही सिंपल और छोटा और आसान सा वर्ड है आयंस। आयंस का एक टर्म अगर हम बोलें तो आयंस क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, ठीक है। जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये कोई भी एटम है, ठीक है, एटम है, जैसे मान लो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जब मैं इनको इस तरीके से लिख दे रही हूँ, कैल्शियम हो गया, कुछ भी इनके ऊपर हाईलाइटेड नहीं है, तो ये क्या है? सिंपल न्यूट्रल एटम है। इनको क्या बोलेंगे अपन? न्यूट्रल एटम है, ठीक है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठे हैं। लेकिन जब इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जब अपन चार्ज बोल देते हैं, चार्ज क्या होते हैं? चार्ज मतलब कि या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। अगर मैं चार्ज टर्म यूज कर रही हूँ, मतलब कि या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो जब इन एटम के ऊपर चार्ज आ जाते हैं तो ये आयंस बन जाते हैं। तो व्हाट आर आयंस? दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं वो, ठीक। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम से हम क्या समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको न्यूट्रल बता दी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो चार्ज कंडीशन अगर बोलूं तो Na प्लस, K+, ये सब मेटल होते हैं, इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। Cl, कैल्शियम के ऊपर प्लस, अगर यहाँ पे Cl होता तो उसके ऊपर माइनस होता, क्योंकि नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, माइनस चार्ज होगा, ठीक। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है, इनको चार्ज एटम बोला जाता है, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एटम में और आयंस में क्या फर्क होता है, डिफरेंस क्या है? क्या सिर्फ यही डिफरेंस है कि इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और माइनस चार्ज आ जाता है? तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है अपनी श्रद्धा से नहीं लगा देते हैं इन लोग, ठीक है। उसके पीछे भी कारण है इनका, ठीक है। देयर इज रीजन बिहाइंड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। क्यों इनके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, इनके ऊपर नेगेटिव आ रहा है? क्यों इनके ऊपर नेगेटिव नहीं आ रहा है? ठीक है, तो उसका रीजन है कि देखो, कभी भी एक एटम अगर लिखा हुआ है आपके सामने, लाइक सोडियम ऐसा लिखा है आपके सामने, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट, होता है 11। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही इक्वल होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन का मतलब है एटॉमिक नंबर, जेड जिसको बोला जाता है, जेड। जेड टर्म से आप टर्म यूज करते हो एटॉमिक नंबर के लिए, तो जेड जितना होगा उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। मतलब कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। किसमें? एटम की केस में, न्यूट्रल एटम की। लेकिन अगर मैं बोल दूं आयंस, मतलब अगर इसकी बात करें Na+ की, ठीक है, तो अब ऐसी वाली कंडीशन में क्या हो जा रहा है? अनइक्वल हो जा रहे हैं क्या? आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लग जाता है तो इनके आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? उनमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या बोलते हो आप, ये जो नंबर बोलते हो, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। सो आयन कंटेन्स, आप एक क्या बोल सकते हैं कि आयंस अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो आप कंफ्यूज मत होइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब ही होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट आर आयंस? जहां पे भी आयंस आएंगे मतलब उनके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर आयंस, इसीलिए उनको हम आयंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या इक्वल नहीं है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये सारी बेसिक और इंट्रोडक्टरी चीज मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है, ठीक। ये अब फिर कितने टाइप के आयन होते हैं ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज या एटम हम बोल सकते हैं, ऐसे एटम जिनके ऊपर चार्जेस लगे हों, ठीक है, चार्जेस हों, वो होते हैं आयंस, ठीक है। आयंस में कभी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, क्योंकि अगर वो सेम होते तो फिर वो आयंस होते ही नहीं, फिर वो क्या होते? सीधे सीधे एटम होते, ठीक है। टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका केटायन, ठीक, एक हो सकता है आपका एनायन। ये दो टर्म यूज करते हैं आयंस के लिए, ठीक है। केटायन जो है आपके,
ओके, केटाइन कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टर्म को समझ लीजिए। केटाइन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाला, ऐसा आइटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉन दे देते हो, आप नहीं, एटम, ठीक है। तो जब एटम एक अपना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 डिपेंड करता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये लूज करता है, तो कैसा स्पीशीज बनता है, कैसा आयन बनता है? केटाइन बनता है। तो केटाइन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल सोडियम, ठीक। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसको स्प्लिट करके जब आप लिखते हो तो 2 8 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस सोडियम को, मैंने आपको क्या बोली, हर एटम के पास टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी को एक्वायर कर ले, स्टेबिलिटी गेन कर ले, और स्टेबल ही होना चाहता है जैसे आप स्टेबल होना चाहते हो, ठीक। उस तरीके से एटम का भी केस है, वो भी स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ तक की अगर कंडीशन देखा जाए तो वो स्टेबल ही हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसके पास, ये इसको स्टेबल होने नहीं दे रहा है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा हो गया इसके पास। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब अगर इसको स्टेबल होना है तो दो कंडीशन, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 + 1 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। ज्यादा पैसा कोई देता नहीं है, कम देना आसान है, एक का सिक्का कोई भी डाल देता है, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन है, तो सिंपल, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को देना या लूज करना इज मोर सिंपलर देन टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, ठीक है, इतना पैसे वाला कोई है नहीं, कोई देगा नहीं, तो क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका लास्ट वाला, इसको वो लूज कर देगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? देखो, सोडियम ने क्या किया, खुशी खुशी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कभी भी इलेक्ट्रॉन को आप जब ये वाली कंडीशन लिखते हो, किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ऑलवेज रिमेंबर वो लिखा जाता है आपके राइट हैंड साइड में, यहां से, जिस साइड से ये एरो आप बता रहे हो ना निकल रहा है, अगर आप इस साइड लिखते हो तो वो गलत है, आपको इस साइड शो करना है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, तो सोडियम के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने माइनस लिखी हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए एक पॉजिटिव, दो अगर निकलेंगे तो दो पॉजिटिव, तीन तो तीन, ठीक है। तो डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज लॉस्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। अब सोडियम आपका स्टेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर थे 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके केस में? एटम के केस में। लेकिन जब वो आयन बना तो क्या हो गया? दे आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। ओके, तो आप कैटायन के लिए क्या स्टेटमेंट दे सकते हो, क्या लिख सकते हो? देयरफॉर अ कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। मतलब कैटायन क्या होते हैं? वो होते हैं जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिनको पता है, ठीक है। जो थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर वाले शेल में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक बात। तो जो लूज कर रहा है वो प्रोटॉन लूज नहीं करेगा, बाहर वाले शेल से क्या लूज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? रिवॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट इज प्रोटॉन? अगर कोई आपसे पूछे प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, Z, ठीक है। ओके, सेम विद एनायन। एनायन अब कैसे बनेगा? cation is loss of electron, anion, how the anion is formed? It is formed by gaining of electron, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? एनायन होता है। अब कैसे ही गेन करके अपने आप को स्टेबल करेगा? मैंने आपको बोली किसी भी कंडीशन से स्टेबल होना है, या तो वो लूज कर दे या तो वो गेन कर दे। तो ये क्या करेगा आपका एनायन? व्हाट इट विल डू? एनायन का एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल ले, भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है, मतलब 2 8 7, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, बस वही हाल है आपका। जैसे आप जो है वो 1 रुपये खुशी खुशी दे दोगे गरीब को, लेकिन 10 रुपये नहीं निकलेंगे, तो वैसे क्लोरीन का हाल है, 7 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा वो,
ठीक है, दिल पे पत्थर ऐसा बोल लो हम। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते तिजोरी में से, बट इट इज इजियर टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन वो लेके स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन कुछ नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा, ये हो गया क्लोरीन में। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया, जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो केमिस्ट्री में उसके ऊपर आ जाता है माइनस साइन। ये माइनस साइन ये शो करता है कि ये लेने वाला बंदा है, इसने एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। अब हो गया कॉन्फ़िगरेशन 288, क्लोरीन जो है वो क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया, ठीक है। सो NaN को क्या कंक्लूड करेंगे आप, NaN क्या हो गया आपका, NaN contain more electron than normal atom। उसमें आपने क्या लिखे थे कि लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये गेन करता है, तो आप क्या लिखोगे, मोर इलेक्ट्रॉन। अब जब एक चीज और, सोडियम सोडियम पोटेशियम पोटेशियम आयन ही रहता है जब अपन कैटायन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं या बोलते हैं, जिसको बोला जाए। लेकिन ये जो क्लोरीन वाला NaN का केस है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके नेमिंग में चेंज आने लगता है, ID लग जाता है आखिरी में, IDE। ये इसको आप क्लोरीन आयन नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, क्लोराइड आयन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है। अब ये जो मैंने इतना लंबा लिखी हूँ यहाँ पर, ये जो अपन ने लिखी है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, किसी ने किसी को तो दिया होगा, ऐसी हवा में तो इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं दिया, ठीक है। तो उसने, सोडियम ने किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन या आपको एक एग्जाम्पल याद होगा, किसका एग्जाम्पल याद होगा, NaCl का, ठीक है। NaCl का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा आप डिटेल में देख लो। ओके, नाउ सी फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर कैटायन। कैटायन का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी बताई थी उसको एक बार और आप थोड़ा डिटेल में समझ लो। जैसे कि हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं सोडियम का ही। मैंने आपको बोली कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है कैटायन का फॉर्मेशन। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था और उस 11 के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया, मतलब एक K शेल में L और M 3 शेल है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने आपको क्या बोली, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल गया यहाँ से। सोडियम जो है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो रिमूव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो M शेल है वो बैठा नहीं रहेगा, ये M शेल क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो बना है, अब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 28 हो गया, ये हो गया K शेल और ये हो गया L शेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्या बोल सकते हैं, ये जो अरेंजमेंट था ये क्या था, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ऐसा आप किसी भी मेटल का लिख सकते हो, सिंपल है। पहले आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे आखिरी शेल में। मतलब आखिरी शेल जो भी हो, लास्ट वाला शेल जो वैलेंस शेल जो आपको मैंने बताई, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब कि ऑक्टेट और ड्यूप्लेट वाली कंडीशन स्टेबल है। और ये जो अब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद हुआ, वो हो गया स्टेबल। स्टेबल नियॉन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, बिल्कुल इसको कंफ्यूजन का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर। क्यों अपन नियॉन गैस बोल रहे हैं आपको पता है, क्योंकि कोई भी एटम जब स्टेबल टर्म हम यूज करते हैं एक्चुअली में, तो वो किसकी तरह शो कर होने लगता है, नोबल गैसेस की तरह। 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 किसका होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखी हूँ मैंने स्टेबल, नियॉन गैस की तरह, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन जब एटम था तो कंडीशन थी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हो गया 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप सबको अच्छे से पता है कि आयंस के इलेक्ट्रॉन एटम के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो सोडियम का अगर बहुत जगह से बुक में लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होना, सोडियम हैज 1 यूनिट
पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके लिखा रहता है। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप समझ पा रहे हो क्यों है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से ये है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम वे अगर आपको, ठीक है, सेम अगर हमको मान लो मैग्नीशियम का लिखना है, ठीक है, आपको मान लो मैग्नीशियम का लिखने बोले, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, 12 होता है। मतलब अगर अपन मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। ठीक है, आप एक चीज और सिंपल से याद रख सकते हो कि अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, तो लूज करने वाली कंडीशन में बाहर वाले शेल में हमेशा ऑलवेज आपको 3 ही टाइप के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 4 वाली कंडीशन जो है फिर वो दूसरा बॉन्ड बनाने लगता है, शेयरिंग जिसको बोलते हैं, वो अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मेटल का केस है तो 1 2 3 अगर है तो डेफिनेटली वो लूज करेगा। ठीक है, ओके, जैसे आखिरी के शेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो वो सारी कंडीशन क्या होती है, एक्सेप्ट करने वाली, गेन करने वाली, जब माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये क्या है, अनस्टेबल अरेंजमेंट, के शेल एल और एम। ठीक है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा +2 चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर शो करना है। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, मतलब हो गया के और एल शेल। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी चीज को आपको भी बहुत सी छोटी छोटी चीज है, अभी से समझना शुरू करोगे तो 11th में केमिस्ट्री शायद अच्छे से समझ में आने लगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम। सेम आप एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 3+ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिए थे सारे केटायन की बात। अगर एनायन होते तो एनायन में कैसे होता, देखो एनायन का केस आप देख लो। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ऑक्साइड, मैंने आपको क्या बोली थी कि आयन जो है, जैसे अपन ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को स्टेबल होना है, मान ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। ठीक, 8 2 6 ऐसे स्प्लिट होगा ये, मतलब कि के शेल हो गया और ये एल शेल हो गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि इस ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए, मतलब ये वाले शेल पे हम फोकस करें, बाहर वाले, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोर, इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म दी ऑक्टेट वाला कंडीशन, राइट। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, गेन किया, हवा में नहीं करेगा ये, जब कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं ना, तभी एक दूसरे मेटल से, ये मतलब नॉन मेटल जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तभी इनके ऊपर क्या है, माइनस साइन रहता है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब ये नॉन मेटल जो है, जो मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे लोग, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करते हैं, मेटल से करते हैं। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज किया रहता है उसको नॉन मेटल गेन कर लेता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे बना लेगा O2-। आप क्या डिफरेंस देख रहे हो कैटायन और एनायन में, कैटायन में अपन राइट साइड में लिखते थे कि ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो अपन को लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। गेन वाला कंडीशन हमेशा कहाँ पर लिखा जाता है, लेफ्ट में। ठीक है, ये ऐड हुआ और ये इसके ऊपर आ जाएगा O2-। अब कॉन्फ़िगरेशन पहले 2 6 था, अब कैसा हो गया 2 8, के शेल एल शेल। अब ये जो आयन, जब ये आयन बन जाते हैं ना, मतलब एनायन बन जाते हैं, तो अब इसको आप ऑक्सीजन नहीं बोलोगे, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम था, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, ये ऑक्साइड आयन, IDE लगता लास्ट में, आप इस चीज को फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑक्साइड आयन बोलना जरूरी है, तभी करेक्ट है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। आयन लिखना बहुत जरूरी है, अगर उसके ऊपर चार्ज है तो ये ऑक्साइड आयन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या है, 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10।
दो और ऐड हो गए ना यहाँ पर। पहले तो ये क्या कंडीशन था, 8 थे, 8 एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, वो तो चाहे एटम हो चाहे एनायन हो, चाहे एटम हो चाहे चार्ज स्पीशीज हो, प्रोटॉन वही रहेंगे, 8 प्रोटॉन है। किसमें डिफरेंशिएशन देखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन में देखते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या तो गेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 मोर। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ रही बात समझ कर में। और यहाँ पे क्या था, 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। जब वो एनायन बना तो 8 प्रोटॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को और ले लिया था, तभी तो जाके 10 हुआ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। मतलब ये कंडीशन जो थी पहले क्या थी आपकी, 2 6 वाली कंडीशन थी, अब कैसी हो गई, 2 8 वाली कंडीशन हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, 2 और किया, तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 10 हो गए, ठीक है। तो ये होता है किसी केस में, एनायन के केस में। तो ऑक्सीजन आपका क्या होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन को अगर मैं पूछूं, या आपसे कोई ऑक्सीजन पूछे, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, तो -2 चार्ज है, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही आप किसका एग्जाम्पल कर सकते हो, और एग्जाम्पल देख लो आप एक एनायन का। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन देख लेते हैं अपन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड, आप देखते जाओ आखिरी में क्या लग रहा है, IDE, नाइट्राइड आयन। सो नाइट्राइड नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, स्प्लिट करोगे 2 5, बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोर स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। किससे किया होगा, मेटल से किया होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सिर्फ अलग अलग सेपरेट बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको मेटल नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना लेगा नाइट्राइड 3-। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, नाइट्राइड आयन बन गया अभी। सेम आप किसके लिए लिख सकते हो, फॉस्फाइड आयन, ठीक है। फॉस्फाइड फॉस्फोरस से बनेगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 15, ठीक है। तो इन द सेम मैनर यू कैन प्रैक्टिस फॉर सो मेनी। अब देखो इसी में आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट पढ़ सकते हो, ठीक है। इस नाम को आपको कंफ्यूज नहीं होना, ID लगाना है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे आपको बनाने बोले, चलो एक टॉपिक में आपको और बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कभी भी, यू आर फ्री टू गिव योर मैसेज और आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, आपको इसके फॉर्म में शो करना है, डॉट के फॉर्म में, और वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पिक करना है। किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि अगर मुझसे किसी ने बोला फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे स्प्लिट करके 2 7, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा आपका, ये बनाया फ्लोरीन, ये आप 11th में और पढ़ोगे अच्छे से, लेविस डॉट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपको, ये आपका हो गया डॉट स्ट्रक्चर किसका, फ्लोरीन के लिए। अगर सेम वे आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बनाना है आपको, सल्फर का बनाना है, चलो एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया ए, सल्फर किसी का भी आप बना सकते हो, बस आपको कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन लेना, बाहर वाला। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कैसे स्प्लिट हो गया ये, 2 8 6, बनेगा कैसे, सल्फर लिखो, सल्फर बनाओ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल पिक करना है, ठीक है। वैलेंस, यही क्या है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को ड्रॉ करना है, 1 2
3 4 5 6 बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप किसी का भी ऐसे ही बना सकते हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओ, आपको किस इलेक्ट्रॉन को लेना है, किस शेल के इलेक्ट्रॉन को पिक करना है, आपको लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर वाले शेल में, जो लास्ट में लिखे रहते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो वो होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वो होते हैं आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज को आप समझ लो। सेम वे यू कैन ड्रॉ फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी 6 होगा, नाइट्रोजन में 5 होगा, क्लोरीन में कितना होगा, 7 होगा, जैसे फ्लोरीन में। तो इसको जो है, जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, हो सकता है 9 कैटायन में कहीं कंफ्यूजन हो, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके लिए, so you can leave your message. Thank you so much. God bless you. Stay healthy, stay fit.